Okay, it also includes this poultry and fisheries. ठीक है, so we had done this. So इसके बाद हमने देखा था कि ये प्रॉब्लम कि भाई 70% ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है, वो है किसके पास? इंडिया और चाइना के पास. बट हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम उससे यील्ड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट इज ओनली 25%. ठीक है, दैट वाज अ प्रॉब्लम. सो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वाज कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लेके आना जिससे हम फूड एनहेंसमेंट कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन का एनहेंसमेंट कर सकते हैं. तो वो क्या स्ट्रेटजीज हम लेके आए? वी बॉट दिस डेयरी फार्म मैनेजमेंट, की डेयरीज को कैसे मैनेज करें, ऑल द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मिल्किंग, बॉटलिंग, पेस्चराइजिंग द मिल्क एंड एवरीथिंग, राइट. बैक्टीरिया फ्री करना उसको, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना मिल्क की. सो ये सारी चीजें हम लोगों ने की थी डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, जिससे अभी हम जो जो भी मिल्क प्रोडक्ट जो भी हम यूज कर पा रहे हैं एट प्रेजेंट, वो इसी की बदौलत है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट. ठीक है, सो हमने ये सब देखा था. जो भी बफेलो काऊ की वैरायटी देखी थी, क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है. तो जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं है तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है. सो इसके क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं वो सब बनेंगे आपके इधर बोर्ड एग्जाम में, नॉट इन दी नीट में बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं तो भी एक तो एमओईटीज के आते हैं, मल्टीपल वाला जो हमने किया था ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, वो. ठीक है, या फिर इसमें क्वेश्चंस आते हैं टिश्यू कल्चर, तो वो हमने देख लिया था कल अच्छे से. सो ऑन मोस्टली आपके उसमें भी जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वही चीज आती है, नथिंग एल्स. ओके, एनिमल ब्रीडिंग हमने देख लिया था. इसके इस पे क्वेश्चन 100% है. ये डेफिनेशन तो लिख के ले लो कि आएगा. इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन पे गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं. आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीड, इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग. इंटरस्पेसिफिक बहुत इजी हो जाता है इसलिए नहीं पूछते ज्यादा, बट आपको पता होना चाहिए सारे. ये क्या होगा एंड ऑफ द डे, देखो आज याद कर लोगे, कल कंफ्यूज हो जाओगे. आउट ब्रीडिंग क्या था, इन ब्रीडिंग क्या था, आउट क्रॉस क्या था, एंड क्रॉस ब्रीड क्या था, क्योंकि सारे देखो ना एक ही जैसे हैं. क्रॉस 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 सब में यूज हो रहा है, ब्रीडिंग सब में यूज हो रहा है. सो कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए कोई लॉजिक वगैरह लगा के इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना. फिशरीज हमने देखा था क्या क्या है, किस टाइप की है. इसमें एग्जांपल्स वगैरह पूछ लेते हैं. फ्रेश वाटर फिशेस बताओ, मरीन फिशेस बताओ, वो सारी चीजें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी. प्लांट ब्रीडिंग हमने स्टार्ट किया था. तो प्लांट ब्रीडिंग इज वेरी सिमिलर टू एनिमल ब्रीडिंग, बट सी प्लांट ब्रीडिंग इज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज एनिमल ब्रीडिंग में सी both the organisms who wants to mate are are able to move, right. वो एकदम स्टैंड स्टिल नहीं है, दे कैन मूव, मतलब दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे कैन डू द मीटिंग प्रोसेस, राइट. तो एनिमल के केस में वो थोड़ा प्रोसेस हमें इजी हो जाता है, राइट. एंड हम स्पेसिफिकली कर सकते हैं, वी वांट टू मेट दिस पर्टिकुलर काउ विद दिस पर्टिकुलर बुल, सो हम मीटिंग बहुत ही इजीली करवा सकते हैं बिकॉज बहुत ही इजीली विजिबल एज इन बहुत ही इजी टू वर्क विद है एनिमल्स कंपेयर टू प्लांट्स. प्लांट्स आप देखोगे बिकॉज एक स्पेसिफिक प्लांट को अगर आपको ब्रीड करना है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. यू हैव टू ब्रीड एन एंटायर फील्ड, एक पूरे फील्ड को आपको उसको में ब्रीड करना होता है, तभी जाके आप कमर्शियल लेवल पे सीड प्रोड्यूस कर पाओगे. तो वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है कि फिर अभी देखो क्योंकि प्लांट्स है ओपन में रहने वाले हैं, तो आप कैसे कैसे वो चीज मेक श्योर करोगे कि आपका स्पेसिफिक जो आप पोलन चाहते हो वही पोलन जाके इसको ओवरी को फर्टिलाइज करे, समझ रहे हो. तो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज इन केस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, राइट. एनिमल ब्रीडिंग में तो आपको पता है, यहाँ से सीमेन उठाया, यहाँ डाल दिया एंड द प्रोसेस इज ओवर, है ना. बहुत इजी है वो, उसमें सीमेन आप स्टोर भी कर सकते हो. यहाँ भी चलो पोलन स्टोर करने की टेक्निक्स है, बट जो नेचुरल होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो इसमें आपको वो पोलन ग्रेन्स उठाने हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड प्लांट है, जो भी आपका पेरेंट प्लांट है, वहां से पोलन उठा के आपको डालने हैं कहाँ पर, फीमेल प्लांट में, मतलब उसी प्लांट में बट ऑन द फीमेल फ्लावर. तो ये प्रोसेस थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमने देखने हैं. तो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो है, देखो सबसे वन इज द कलेक्शन ऑफ वेराइटी. तो आपको पहले वेराइटी सेलेक्ट करनी है, भाई आपकी जो ड्रीम वेराइटी है जो आप बनाना चाहते हो वो क्या होगी. तो उसमें आप क्या करते हो, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, दैट इज एक ही स्पीसीज के जितने भी जीन्स अवेलेबल हैं, उनको आप कलेक्ट कर लेते हो. मतलब जितनी भी वेराइटी अवेलेबल है आप उनको कलेक्ट कर लेते हो और उनको स्टडी कर लेते हो.
टू गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, कि हाँ या तो ये टॉल का ये ऑल द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स आपको पता चल जाएंगे उस पर्टिकुलर प्लांट में, कि यार अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आया तो फ्लावर का कलर क्या होगा, अगर रिसेसिव आया तो फ्लावर का कलर क्या होगा, हाइट, प्लांट की हाइट टॉल होगी शॉर्ट होगी। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है, जीन्स पे डिपेंडेंट है। तो आप जीन्स की स्टडी कर लोगे, उनकी उनकी सारी वेराइटी स्टडी कर लोगे। मतलब कोई भी अपने नीम का प्लेट पकड़ लिया, ठीक है, अपनी नीम पकड़, नीम की आप सारी वेराइटी, मतलब सारे प्लांट्स के उनके सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स जीन के फॉर्म में, कि यार ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ये किसकी वजह से आ रहा है, तो फ्रूट्स जो नीम के वो होते हैं बॉल से, वो कैसे आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप उनके सारे जीन्स इकट्ठे कर लोगे और उसके डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स आप स्टडी कर लोगे, ठीक है। देन सेकंड इज द इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब आप उस पूरी वैरायटी में से सिलेक्ट करोगे, अच्छा यार ये वाला प्लांट में बेस्ट कैरेक्टर्स विजिबल है और ये वाले में बेस्ट कैरेक्टर विजिबल है, तो इन दोनों का एक हाइब्रिड क्रिएट करते हैं, इन दोनों का एक हाइब्रिड क्रिएट करते हैं, सो दैट हमारे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी ऑफ परफेक्ट क्वालिटी, जिनमें दोनों के कैरेक्टर्स होपफुली आएंगे। सब में तो नहीं आएंगे, सारे ऑफस्प्रिंग में आने की गारंटी नहीं है, सारे ऑफस्प्रिंग में आने की गारंटी नहीं है, बट कुछ में तो आएंगे, ठीक है, कुछ में तो आएंगे। तो वैसे ही आप 2-3 जनरेशन करोगे तो धीरे धीरे करते करते सब में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप सेकंड स्टेप जो आपका होगा दैट इज योर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट्स। बहुत ही स्पेसिफिकली और बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है ये। जो जो फीमेल फ्लावर होता है जो पॉलिनेट होने वाला है, उसको आप कवर करके रखते हो प्लास्टिक में, सो दैट कि कोई और पोलन आके फर्टिलाइज नहीं कर जाए, राइट। बहुत सारी बड़ी क्रॉप को आपको वो करना पड़ता है। फिर आपके स्पेसिफिक पोलन्स लाने पड़ते हैं, आपके स्पेसिफिक पोलन्स उस फ्लावर में डालने पड़ते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन और होता है। एंड इसका रेट भी, सक्सेस रेट भी ज्यादा से 100% है नहीं, बहुत सारे पोलन्स डालते हो तब जाके वो होता है, ठीक है। अब आपने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, आपके जो मेन पेरेंट प्लांट्स थे जिनके कैरेक्टर्स आपको ऑफस्प्रिंग में चाहिए, आपने उन दोनों को मेट करवा दिया, ठीक है, मीटिंग हो गई। अब सीड प्रोड्यूस हो गया, सीड को आप क्या करोगे, सीड की करोगे आप टेस्टिंग, अब वो सीड को आप उगाओगे, अब देखोगे कि जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स थे क्या वो परफेक्टली विजिबल हैं ऑफस्प्रिंग में। यस आकांक्षा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक सीड की वैरायटी को निकालने के लिए काफी लंबा टाइम लग जाता है, लाइक एक सीजन तो डेफिनेटली लगे, कम से कम 4 से 5 महीने। और मतलब इन ऑल जो पूरा अप्रूवल का प्रोसेस है इट टेक्स अराउंड 2 years, ठीक है, 2 साल के आसपास लग जाते हैं। आप पहले सीड वैरायटी सीड लाओगे, उसको ये ऑफस्प्रिंग ये पूरा काम करोगे, उसके बाद यू सेंड द सीड फॉर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। आप खुद की सीड्स ऐसे मार्केट में बेच नहीं सकते हो, फर्स्ट आप उसका सक्सेस रेट होना चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में भेजना पड़ता है वो चीज। तो वहां पे क्या होगा, वो उनकी स्टडी की जाएगी, उनकी स्टडी की जाएगी, उनको ग्रो करके दिखा जाएगा। फिर वो लोग अगर देखेंगे कि हाँ दिस उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि 70% उगने चाहिए या एवरीथिंग, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उन सब क्राइटेरिया पे अगर वो खरा उतरता है तो ही इस सीड को हम पास करते हैं। तो ये वही है सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब आपको वो सीड्स वो वाली वेरायटी उठानी है जिसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर विजिबल है, वो नहीं उठाओगे जिसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर विजिबल नहीं है, हटा दो उनको। तो जो जो विजिबल है उनको फिर से ग्रो करो, ठीक है, उनकी फिर से सीड प्रोड्यूस करो। फिर उन सीड को क्या करोगे, आप टेस्टिंग करोगे, टेस्ट करोगे, उगाओगे, गवर्नमेंट अप्रूवल लोगे, रिलीज करोगे और फिर कमर्शियलाइज कर जाओगे, प्रॉपर ब्रांडिंग वगैरह करके पैकेट में डाल के फार्मर्स को बेच दोगे, फार्मर्स को बेच दोगे, ठीक है। ऐसे होता है प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, अब जो न्यू टॉपिक कर रहे हैं वो है ये, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, अब एज यू ऑल नो, तो हमारी जो कुछ इम्प्रूव्ड हुआ क्या था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पूरी कंट्री में बहुत सारे फमाइन्स आ रहे थे। फमाइन्स आप एक तो भूखमरी जिसे बोलते हैं, राइट, फमाइन आपने सुना होगा। बिकॉज व्हाई, द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग, तब भी इंक्रीज कर रही थी, आप तो खरीदी है। एंड हमारे जो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स थी वो अभी भी बहुत ही लेमन टाइप की थी, बहुत ही बेसिक टेक्निक्स थी, क्योंकि इफ यू सी जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज पे कभी फोकस दिया नहीं। व्हाई उस पर्टिकुलर चीज पे फोकस क्यों नहीं दिया, बिकॉज देयर मेन एम वाज अदर थिंग्स, ठीक है, उनका मेन जो एम था वो कुछ और था, ठीक है। उनको जो जो वेराइटी इंपॉर्टेंट लगी, लाइक ओनली कॉटन, इंडिगो, है ना, जो कॉफी, टी, तो ये जो जो वेराइटी उन्हें इंपॉर्टेंट लगी उन्होंने सिर्फ उस पर ही ध्यान दिया, जिनको जो वो इंडिया से ले जाके बाहर बेच रहे थे। तो उन्होंने एज एन
पूरे जिस फार्मिंग वाली टेक्निक्स को ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की नहीं, तो जिसका हमें रिजल्ट मिला अराउंड 1960s से पहले क्या हो रहा था कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारी पूरी कंट्री को सफाइज नहीं कर पा रहा था, पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर। ठीक है, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि टू ब्रिंग आउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें हमने किया क्या, बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया ये है कि हमने बाहर से लाए सीड वेराइटी। अब हम क्या कर रहे थे, पहले हमारे पास जो जो बहुत ही बेसिक टेक्निक्स थी ना, कि यार आपने वीट उगाई है, आपने वीट उगाई, करेक्ट, वीट उगा लिया आपने, बहुत सारे आपके पास वीट के प्लांट, वीट आ चुकी है, आपने वीट की सीड्स निकाल ली है जो एग्जैक्ट वीट वीट होती है, नॉट वीट, वीट। तो वीट उसमें से क्या करोगे, काफी ज्यादा आप बेच दोगे, मैक्सिमम पोर्शन आप बेच दोगे, बस 5% आप रख लोगे। वो 5% आप क्या करोगे, अगले सीजन में उगा दोगे। ठीक है, उनको छिड़क दोगे तो वो उग जाते हैं, वही बिकॉज वीट इज नथिंग बट अ सीड। ठीक है, ऐसे होता था, ऐसे होते हैं उनकी प्लांटेशन। सेम गोज विद कॉटन, कॉटन की सीड्स ले लेते हैं, सुखा देते हैं और उन्हें उगा देते हैं। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे कि हम जो जनरेशन हमने उगाई है पेरेंट की, वही सीड्स हम ले रहे थे, वही उगा रहे थे। तो जितनी बार आप ये साइकिल रिपीट करोगे, बिकॉज आप चेंजेस नहीं कर रहे हो, आप सेम ही क्रॉप वापस उगा रहे हो, तो एंड ऑफ द डे होगा क्या कि आपकी वैरायटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, आपका प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया टू ब्रिंग अबाउट दिस, एक इम्प्रूव्ड वेराइटी, सेमी ड्रॉप वेराइटी, इम्प्रूव्ड वेराइटी बाहर से लेके आए, किसकी, राइस की और व्हीट की, वॉट एंड कल्टिवेटेड इन इंडिया। ये हम बाहर से लेके आए और इनको हमने कहाँ दे दिया, इनको हमने दे दिया ये वाले एरिया में, पंजाब हरियाणा एंड मोस्टली पंजाब हरियाणा, यूपी बहुत ही मिनिमम, मोस्टली पंजाब एंड हरियाणा एंड लिटिल इन द साउथ, साउथ साइड। ठीक है, तो उसकी वजह से इफ यू सी, ये चीज बिहार और इधर नहीं आई थी, बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ तक ये उतनी अच्छे से आ नहीं पाई थी ये चीज, समझ रहे हो भाई, बिकॉज ये इसको वाटर बहुत लगता है और वाटर उस टाइम पे वहां पर सफिशिएंट नहीं था, समझ रहे हो। तो उसी से अगर आप इन्फर कुछ कर पाते हो कि आज के डेट पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो इम्प्रूव्ड है, वो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें कहाँ हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट, पंजाब हरियाणा, एंड द राइस कल्टीवेशन इट्स मोर टुवर्ड्स द सदर्न साइड। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं हो रही है, ईस्ट साइड में भी हो रही है, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, यहाँ पे भी प्रॉपर कल्टीवेशन हो रही है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन पे उतना इनका इफेक्ट नहीं था, वो हमने ज्यादा नॉर्थ में ही उनको डाला। तो 1960s में क्या किया, 11 मिलियन टन हमारा हो रहा था प्रोडक्शन, और उसके कुछ सालों बाद हमारा प्रोडक्शन जो अराउंड 10 साल के अराउंड बाद हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो नियरली 7 टाइम्स हो चुका था, देख लो। तो 75 मिलियन टन हम प्रोड्यूस कर रहे थे, दैट वाज सफिशिएंट फॉर आवर जनरेशन, मतलब आर जनरेशन या आर पॉपुलेशन उस टाइम की। साइंटिस्ट का नाम था, ये था नॉर्मन बोरलुगी, बारलोग्यू, जो भी बोलोगे इसको, ये था। इसने वो वैरायटी की सीड बनाई हुई थी। ठीक है, वीट की वैरायटी को जब इंडिया में लाया तो उसको नाम दे दिया सोनालिका एंड कल्याण रत्ना, कल्याण सोना, सॉरी, कल्याण सोना। सोना इज गोल्डन, सोना इज गोल्डन, वीट का कलर इज मोर लाइक गोल्डन, तो उस वजह से इसको याद रखना। राइस की जो वैरायटी थी उसका नाम था जय और रत्ना। ठीक है, राइस की जो वैरायटी थी उसका नाम था जय रत्ना, इसको क्रॉसिंग की थी IR8 वैरायटी प्लस टाइचिंग नेटिव, ये एक इंडोनेशिया की वैरायटी थी और ये कहीं और की थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, IR कहीं की थी और ये इंडोनेशिया की थी, टाइचिंग नेटिव 1। इन दोनों को क्रॉस करके बनाया था, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद रखो। राइस की जो वैरायटी थी जय और रत्ना उनका नाम था। ठीक है, ऐसे क्रॉस कर करके हमने अच्छी अच्छी वैरायटी निकाली और हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो एक सक्सेसफुल तरीके से आया, बिकॉज हमने प्रोडक्शन हमारी बहुत हद से ज्यादा इंप्रूव कर दी थी उस टाइम पीरियड में। ओके, शुगर केन की एक वैरायटी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसमें, जिसमें हम ब्रीडिंग करवाते हैं। कैसे, देखो, नॉर्थ में देखा जा रहा था, नॉर्थ में प्रॉब्लम ये आ रही थी, नॉर्थ की जो वैरायटी है शुगर केन की, दैट इज योर सकरम बारबेरी, ये वैरायटी नॉर्थ में चलती है, अभी भी चलती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि यार इसकी जो स्टेम थी, शुगर केन इज नथिंग बट यार स्टेम ही मेन पार्ट है ना, उसी में ही आपका शुगर केन जूस है, जिससे आपकी एवरीथिंग, जूस भी बनता है, जिससे आपकी शुगर भी बनती है, जैगरी भी बनती है, सब कुछ सारी चीजें उसी से बनती है ना, शुगर केन जूस से। बाकी तो कोई पार्ट उस पर्टिकुलर प्लांट का लीफ और उससे तो कोई लेना देना है नहीं आपको, वो तो आप खाते नहीं हो, है ना। तो नॉर्थ में जो वैरायटी थी ना, उसकी क्या प्रॉब्लम थी कि यार उसमें उसकी स्टेम बहुत ही थिन आ रही थी, तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। स्टेम थिन मतलब
लेस अमाउंट ऑफ जूस मतलब लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड जैगरी, तो ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, और शुगर कंटेंट भी बहुत ही कम था, शुगर कंटेंट जो था ना वो भी बहुत ही कम था ऑन पर्टिकुलर, इसमें वो उतना मीठा नहीं था सकरम बारबेरी। बट सदर्न टाइप पार्ट में जो भी ये हो रही थी, क्या बोलते हैं, शुगर केन की प्रोडक्शन, द वेराइटी वाज सकरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, इस ये बढ़िया वेराइटी थी, ये थी थिक एंड और मोर शुगर, ये थिक भी थी और शुगर भी ज्यादा थी। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि चलो अगर साउथ में ये थी, नॉर्थ में ये थी, फिर हमने इनका क्रॉस करा के एक सुपीरियर वेराइटी लगाई और ये सुपीरियर वेराइटी को हमने नॉर्थ में उगाया, तो वो बढ़िया उग गया। ठीक है, अब उसकी जो वेराइटी थी वो बहुत ही बढ़िया आ गई। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, देयर आर मेनी पीपल लिसनिंग टू मी, हमने ये क्यों नहीं किया कि हमने वो डायरेक्ट साउथ की वेराइटी लगा दी नॉर्थ में, हमने क्रॉस करने की जरूरत क्या थी, डायरेक्ट लगा देते, रिजल्ट तो सेम ही आता, थिक एंड मोर शुगर। तो हमने वो सेम वेराइटी क्यों नहीं लगाई साउथ में, सकरम ऑफिसिनेरम क्यों नहीं लगाया हमने? लेट्स सी यू कैन आंसर। आई गॉट वन आंसर विच इज करेक्ट, आकांक्षा। डायरेक्ट मैसेज किया है इसलिए यू आर नॉट एबल टू सी। आप लोग में से किसी और को आंसर देना है तो ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज द राइट आंसर, यस वेरी गुड। बेसिक सा लॉजिक है, बेसिक सा लॉजिक है। सोनाली करेक्ट, यस करेक्ट आंसर। एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? अथर्व, मेघा, नेहा, नो, किसी और को ट्राई नहीं करना? बेसिक सा लॉजिक है यार इसमें, देखो कोशिश जरूर की होगी, है ना। हम क्यों पहले वैरायटी बनाएंगे, हम डायरेक्टली सकरम ऑफिसिनेरम को लगा के देखेंगे नॉर्थ में, नहीं लगा, बट वो क्यों नहीं होगा, बिकॉज यार क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी नहीं थी, क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी नहीं थी, नॉर्थ में और साउथ में बहुत डिफरेंस है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी वैसी नहीं थी कि ये सकरम ऑफिसिनेरम नॉर्थ में ग्रो कर जाए, उसके लिए हमें को क्या करना पड़ा, उसको वहां पे एक्लेमेटाइज हो जाए वो, उसके लिए हमने क्या किया, उन दोनों का क्रॉस कर दिया। अब क्या होगा, नॉर्थ में उससे वो कैरेक्टर आ जाएंगे कि हाँ, कि वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर जाएगा, और साउथ में उससे वो वाले कैरेक्टर आ जाएंगे जिससे उसकी स्टेम थिक और जिसमें शुगर कंटेंट हाई होगा। ठीक है, बेसिक सा लॉजिक था, आई होप समझ में आ गया होगा। शुगर केन ऐसे हमने ग्रो की, इसमें हमने ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब प्लांट ब्रीडिंग बहुत ही बेसिक है, होता क्या है देखो, होता क्या है प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। अब हम देखेंगे हम प्लांट ब्रीडिंग करते क्यों है, समझ रहे हो, हम प्लांट ब्रीडिंग करते क्यों है, बेसिक सा लॉजिक है देखो। वैसे इन जनरल अगर कोई आपसे पूछे कि प्लांट ब्रीडिंग करने का आपका भाई मोटिव क्या है, क्यों कर रहे हो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई क्यों आपको प्लांट ब्रीडिंग करवानी है, उग तो रहे हैं नॉर्मली, उगने दो, आंसर करिए, क्यों करवा रहे हो प्लांट ब्रीडिंग, व्हाई? To increase production, yes, that is one of the thing. To increase quality, yes, again Akansha, correct answer, yes. Anything else? मतलब कुछ तो चेंजेस आपको चाहिए ना नॉर्मल वेराइटी से, तभी आप क्रॉस आप ब्रीडिंग करवा रहे हो, आप हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो, है ना। तो उसमें हम कौन कौन सी चीजों के लिए हम उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें होती है देखो, सबसे पहला इज हाइब्रिडाइजेशन। होता कैसे प्लांट ब्रीडिंग, ये वो बता रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन से होता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग से होता है, और ब्रीडिंग विद वाइल्ड वेराइटीज से होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, इसमें आप क्या करोगे, देखो दो वेराइटी है, मान लो आपके पास एक ही स्पीसीज है, उसकी दो वेराइटी है आपके पास, ठीक है, दो अलग अलग वेराइटी है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो यार बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है, और दूसरी वाली डिजीज बहुत ज्यादा जल्दी लग जा रहा है उसमें, एक है बहुत बढ़िया डिजीज रेजिस्टेंट, बट मे बी जो डिजीज रेजिस्टेंट है वो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, जो डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप है ना आपकी, वो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं करवा पा रही है। बट जो डिजीज जिसको हो रहा है बहुत इजीली, उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा है, उसकी ग्रोथ काफी अच्छी है। तो आप देख रहे हो दो आपके लाइक कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हो रही है, तो आप क्या करोगे, जिसको डिजीज हो रहा है उसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए आप क्या कोशिश कर सकते हो कि इन दोनों का ब्रीड करवा दो, इन दोनों का क्रॉस करवा दो, इन दोनों का क्रॉस करवाने को आप बोल देते हो हाइब्रिडाइजेशन। वेरी सिंपल, ठीक है।
ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन करा दो। क्या करोगे, डिजायर्ड क्रॉप टू बी क्रॉस्ड विद डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। जोन सी भी वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंट है, आपकी जो डिजायर्ड वैरायटी है उसको डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी से क्रॉस करा दो, हाइब्रिडाइजेशन करा दो, तो जो वैरायटी निकल के आएगी दैट विल बी योर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। ठीक है, दैट विल बी योर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे आएंगे। देखो टेबल जो आपकी बुक है तो आपके पास अगर, तो टेबल 9.1 देख लेना। 9.1 में वैरायटीज दी हुई है, इसको इससे क्रॉस किया ताकि इसको ये डिजीज ना हो, इसको इससे क्रॉस किया ताकि इसको ये डिजीज ना हो, इसको इससे क्रॉस किया ताकि इसको इसको ये डिजीज ना हो, तो ऐसे सारी वैरायटीज की हुई है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट हम क्यों कर रहे हैं। ये हम प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट क्यों कर रहे हैं, हम प्लांट को ब्रीड कर रहे हैं। वाई, प्लांट की ब्रीडिंग क्यों कर रहे हो, ताकि वो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट बन जाए। ठीक है, ताकि वो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट बन जाए। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि भाई कैसे करोगे प्लांट ब्रीडिंग डिजीज रेजिस्टेंट करवाने के लिए प्लांट को। तो आप बोलो कि हाँ जी, तीन ऑप्शन है आपके पास, तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें आप क्या करोगे, आपकी जो डिजायर्ड क्रॉप है उसको डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी से क्रॉस करवा दो। ठीक है, आपकी जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो होगा दैट विल बी योर डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी। पहली चीज ये होगी। फिर आप बोलोगे रुक भाई, दो ऑप्शन और है, दूसरा और सुन के जा। बोलोगे यार म्यूटेशन से करवा दे। म्यूटेशन भी क्या होता है, म्यूटेशन बेसिकली बेसिक आइडिया क्या है, जेनेटिक सीक्वेंस बदल रहा है ना। बेसिक आइडिया क्या है, जेनेटिक सीक्वेंस बदल रहा है, जेनेटिक सीक्वेंस बदल रहा है, तभी जो कैरेक्टर है वो यहाँ से वहां हो रहे हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो दिख के आ रहा है, जो रिसेसिव कैरेक्टर वो नहीं आ रहा है ना, यही सारी चीजें हो रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन से तो आप जेनेटिक मेकअप चेंज कर पा रहे हो। एक और चीज है जिससे जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, क्या है वो, म्यूटेशन। म्यूटेशन इज नथिंग बट यार डायरेक्ट कोई रेज अगर पड़ती है प्लांट के ऊपर, उनका जेनेटिक मेकअप हो जाता है चेंज। और ये होता है ट्रायल एंड रन मेथड। आप ट्रायल आपकी रेज मारो विद इन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। अब देखो कि कुछ चेंजेस हुआ, क्या कुछ चेंजेस हुआ, उसको ग्रो करो, चलो नहीं इसमें चेंजेस नहीं हुआ, फिर एक और वेराइटी करोगे। तो ऐसे ही आप डिफरेंट 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 म्यूटेशन मतलब रेज यूज करके डिफरेंट क्राइटेरियाज में डालोगे। किसी को कम टाइम की 10 सेकंड के लिए डालो, किसी को 1 मिनट के लिए डालो, 20 सेकंड के लिए डालो, एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डालो। तो उससे क्या होता है, जेनेटिक मेकअप प्लांट का हो जाता है चेंज। वो जेनेटिक मेकअप चेंज होने की वजह से क्या होगा, प्लांट आपके डिजीज रेजिस्टेंट बन जाते हैं। इसमें एग्जांपल है ये मूंग, मूंग जो दाल होती है, मूंग बीन। ठीक है, मूंग बीन इसका एग्जांपल है। इसमें डिजीज होते थे पहले ये पाउडरी मिल्ड्यू और येलो मोजाइक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू एंड येलो मोजाइक वायरस। बट म्यूटेशन ब्रीडिंग करवाने की वजह से ये डिजीज अभी इसमें नहीं होते हैं, ये डिजीज अब इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आप उसको बोलोगे ठीक है तेरे को दो ऑप्शन समझ में आ गए, एक और ऑप्शन है भाई, ऐसे मत कर, एक और ऑप्शन है। ठीक है, एक और ऑप्शन है तेरे पास कि तू करवा दे ब्रीडिंग विद वाइल्ड वेराइटीज, वाइल्ड रिलेटिव, सॉरी, ब्रीडिंग विद वाइल्ड रिलेटिव्स। अब वाइल्ड रिलेटिव्स क्या होते हैं यार, वाइल्ड में रह रहे हैं, इनको कोई अब सामने से जाके इसको कोई एनपीके कोई, ठीक है, कोई सामने से जाके कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, जो आप आपकी जो क्रॉप फील्ड में आप उगा रहे हो उनको तो आप अलग से भी न्यूट्रिशन देते हो ना, आप एनपीके डालते हो, याद है एनपीके, एनपीके सोडियम पोटेशियम ये सब डालते हो ना, सो दैट उसकी वेराइटी जो उसकी क्वालिटी है। यूरिया डालते हो आप, फर्टिलाइजर्स जो आप डालते हो। बट वाइल्ड वेराइटीज के लिए आप कभी डालते हो नहीं। वाइल्ड वेराइटीज यार वाइल्ड में ही ग्रो करती है, अपने आप ही ग्रो करती है, उसमें आपका कुछ डालने का कोई लॉजिक बनता नहीं, बिकॉज दे आर वाइल्ड वेराइटी ना, उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल आल्सो बी वाइल्ड विच इज नॉट यूजेबल। बट अगर देखा गया है, अगर आप उन नॉर्मल वेराइटी को वाइल्ड वाइल्ड रिलेटिव से क्रॉस कराते हो, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो डिजीज रेसिस्टेंट होता है। बिकॉज वाइल्ड वैरायटी वाइल्ड में रह रही है, वो तो डिजीज अपने आप को उसने बनाया ही वैसे है कि इट इज, वो पर्टिकुलर क्रॉप इज डिजीज रेजिस्टेंट बिकॉज वो वाइल्ड वैरायटी है ना, वाइल्ड में रहती है, वो अपने आप ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है, उसको कोई भी ऊपर से नहीं देता है, तो इसीलिए इट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज वो वाइल्ड में रही। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका एग्जांपल इज यार भिंडी को उसकी वाइल्ड वैरायटी से क्रॉस करवाया था, न्यू वैरायटी का नाम दे दिया था प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति। ये जो थी, जो नई भिंडी प्रोड्यूस हुई थी, दिस इज डिजीज रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस। जो येलो मोजाइक वायरस था उससे ये डिजीज रेजिस्टेंट थी। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट कैसे करोगे, ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है, ऐसे करोगे। क्यों करोगे उसका आंसर आपको पता है कि आपको उस पर्टिकुलर प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है ताकि वो डिजीज से इतना प्रोन ना हो, उसको तुरंत डिजीज ना लग जाए, ताकि प्रोडक्शन जो हो वो हाई हो जाए। ठीक है, ये 9.1 टेबल है, इसको प्रॉपर अच्छे से याद करके जाना, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है, फिर सेकंड चीज आप तो बोलोगे यार प्लांट ब्रीडिंग क्यों कर रहे हो, तो आप प्लांट ब्रीडिंग अभी करोगे फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट। डिजीज रेजिस्टेंट मतलब बैक्टीरियल फंगल डिजीजेस, उनसे उनसे बचाओगे आप, बैक्टीरियल फंगल वायरल डिजीजेस। डिजीज रेजिस्टेंट तो आप बना दोगे कि भाई उन पे ना बैक्टीरिया एक्ट कर पाएगा, ना फंगस एक्ट कर पाएगा, ना ही उस पे वायरस एक्ट कर पाएगा, करेक्ट, ये तो आपने बना दी। बट यार इंसेक्ट पेस्ट भी तो है, इंसेक्ट पेस्ट भी तो है, राइट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बग्स आ जाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स के बग्स आ जाते हैं, रूट बोरर्स होते हैं, शूट बोरर्स होते हैं, एफिड्स होती है, चेसिड्स होते हैं, बहुत सारे अजीब अजीब इंसेक्ट्स हैं। अब इंसेक्ट से कैसे बचाओगे, इंसेक्ट से बचाने के लिए भी आप प्लांट की ब्रीडिंग करते हो, सेम प्रोसेस है, ऊपर वाले ही सारे स्टेप्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा दो, या फिर क्या बोलते हैं म्यूटेशन वाला करवा दो, या फिर आप उसकी वाइल्ड वेराइटी से क्रॉस करवा दो। तो नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, ब्रासिका, ब्रासिका एक क्रॉप का नाम है, वैरायटी है जो है पूसा गौरवा, ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, अफिड्स से रेसिस्टेंट है, ये बनाई ऊपर वाले प्रोसेस से ही है। देन वी हैव फ्लैट बीन, इसकी 2 वैरायटी है, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ये किससे रेजिस्टेंट है, जैसे एफिड्स, फ्रूट बोरर्स। देन वी हैव ओकरा, दैट इज योर भिंडी अगेन, पूसा सवानी एंड पूसा A4, ये वैरायटी है, शूट एंड फूड बोरर जो एक इंसेक्ट होता है, उससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये वैरायटीज है, वैरायटीज पे क्वेश्चन आ जाता है, याद कर लेना। ठीक है, गॉट इट। अभी तक इतने में से जो पीछे हमने किया है, इसमें कोई कोई डाउट है? आई वांट टू, आई वांट यू टू आस्क, इसमें से कोई डाउट है अभी तक? देन वी विल स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, मतलब जो प्लांट्स में से जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज योर बायोफोर्टिफिकेशन एंड टिश्यू कल्चर, वो करेंगे। तो मुझे पहले ये क्लियर करो कि पीछे जितना हमने किया है वो सब याद है कि नहीं। कंफर्म कर दो, आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। इतने लेजी कैसे हो आप लोग, लाइक एक वन टाइप करने में ही इतना वो जाता है। कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी भैया कि वन ही टाइप नहीं हो रहा है। हम्म, जो एक दो ही लोग हैं वही रिप्लाई करते हैं, बाकी तो मुझे लगता है ऑन करके अपना अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने लग जाते हैं लोग। चलो भैया, ओके गुड। हाँ, बेटर बेटर इफ यू डायरेक्ट मैसेज, आपको अगर नहीं दिखाना कि आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट मैसेज कर दो ना, ऑप्शन है आपके पास वो भी, टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट मैसेज करना। ठीक है, बहुत ही इजी है देखा जाए तो। आपने मैंने आपका वैसे कहाँ तक हो गया, आपकी जो मैडम करवा रही है, कहाँ तक पहुंचे आप लोग, कहाँ तक पहुंचे? हमारे तो इस बार ऐसे ही चैप्टर हैं छोटे मोटे, देखिए इसके बाद एक और नमूना सा चैप्टर है, देन द लास्ट यूनिट बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, बट एवरीथिंग इज ईवीएस। अगर आपने ईवीएस पढ़ा है, शुड से अगर आपने पढ़ा ही है इन जनरल, ईवीएस तो दूर की बात है। ह्यूमन हेल्थ है क्या नेक्स्ट चैप्टर, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं अभी तक। मैं तो लास्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट वाली, इट्स अ वेरी गुड यूनिट। ठीक है, ऐसे
जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी यूनिट है, बाकी आप लोगों के लिए तो वी हैव डन इट। ह्यूमन हेल्थ, अच्छा ये तुम वो बता रहे हो कि मैडम ने, स्कूल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मैम ने कहाँ तक करा दी? बायोटेक शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? अरे भैया ऐसे मत बोलो, बायोटेक शुरू हुआ है कि नहीं? अटेंड करो भैया क्लास। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है। अच्छा, बायोटेक नहीं हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। मैं भी लेने वाली, डोंट वरी, मैं नहीं लूंगा। मैं अपना एनवायरनमेंट खत्म करेंगे हम फटाफट, एंड दैट विल बी ओवर। आप ही ले लो सब। अरे नहीं 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 नहीं, धन्यवाद, मुझे लेना होता तो मैं स्टार्टिंग से ले लेता ना। नो प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट वहां पे ही रहा तो यू कैन आस्क मी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता। ये मत सोचना, पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली, पढ़ा नहीं है मैंने, मैं वही चैप्टर पढ़ता हूँ जो मुझे पढ़ाने होते हैं। जस्ट एक रिवीजन तो चाहिए होता है, इसमें पढ़ने लायक वैसे क्या ही है। आप लोगों के लिए होगा बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव डन माय एंटायर डिग्री इन बॉटनी, 3 साल पढ़ा है, सो इट्स नथिंग फॉर मी, बट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, आधे घंटे 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन यू कैन गो, आई हैव छुट्टी। छुट्टी क्या, 8 तो बज ही जाते हैं। नो प्रॉब्लम, 1 साल और है, झेल लो। 12th खत्म हो जाएगी, फिर कॉलेज, फिर एंजॉय करना। क्या 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 प्लान्स क्या है आप लोगों के, मुझे जरा बताओ। इफ वी हैव अ लिटिल टाइम, व्हाट आर योर प्लान्स? हु अमंग यू इज थिंकिंग, or is I should say a determinant towards getting into a medical college? Tell me, honestly tell me, या कोई डिफरेंट ऑप्शंस है तो वो बताओ, और ऑप्शंस जानना चाहते हो तो मैसेज करना, ठीक है? ऑप्शंस जानना चाहते हो तो मैसेज करना। यू शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट, इफ यू वांट टू नो मैसेज मी, आई कैन टेल यू कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए आफ्टर 12th। बेसिकली 12th के बाद क्लियर करना इज वेरी डिफिकल्ट, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो टेल मी, आप लोगों के पास कोई ऑप्शंस हैं जिन्होंने 12th में बायो ले लिया है? आई कैन टेल यू वेरी गुड। सर आई एम एमिंग एएफएमसी, गुड, गुड बट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओनली 110 seats, 110 seats, that too female, for female I think only 15 or only 20 seats, समझ रहे हो? सी इफ यू आर डिटरमेंट, अब ये जो ड्रॉप लेना है नहीं लेना है वो क्वेश्चन आप मुझे यहाँ मत पूछो, अलग से पूछो, लाइक ऑन द मैसेजेस आई कैन टेल यू दे आर बेटर। और पहले एक तो पेपर दे दो मुझे, मेरे पास आने दो रिजल्ट तुम्हारा, उसके बेसिस पे भी आई कैन टेल यू अ लिटिल, ठीक है? और कोई किस सबको मतलब यही ऑप्शन है क्या? टेल मी ना, ओनली टू थ्री पीपल आर रिप्लाइंग। व्हाट अबाउट अथर? आई वांट टू हियर अथर। अथर, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? यस सर। अरे अर्लियर है, लास्ट ईयर तो तुम बहुत बोलते थे, इस बार शांत कैसे हो? काफी शांत शांत लग रहे हो इस बार, ज्यादा सीरियस हो गए क्या पढ़ाई को लेके? कुछ नहीं, ऐसा ही, ऐसे ही, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। बाकी बाकी व्हाट आर योर थॉट्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मैथ्स? किसी का पीसीएमबी वाला है कोई, कि भाई वो अभी भी श्योर नहीं है कि उसे बायो में जाना भी है कि नहीं जाना है? टेल मी।
बताओ, आई वांट टू हियर। You have Athar. Good, good, good. I hope you should go in the maths वाली field more. Go do engineering. जेई क्रैक करो, मेडिकल में कुछ नहीं रखा है, जेई क्रैक करो, अच्छा है वो। दो बट ये भी दो फॉर गर्ल्स। आई हैव टोल्ड यू, आई थिंक मैंने लास्ट ईयर अभी आप लोगों को बताया है, लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया अबाउट द एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, like not yourself but your parents, any of the parents? I think maximum most of you will be. Yes, सोनाली का एक रिप्लाई आया मुझे। बाकी what about Akansha, Anjali, Megha, all the girls? Sorry Athar, you don't reply, MNS is not for you. Neha, Preeti, I want you guys to reply at least यार, आप लोगों की बेनिफिट के लिए बात हो रही है। You should be very clear because now is the time to think over it. बिकॉज जो डिसीजन आप अभी मार्च फेब में ले लोगे, अप्रैल लगा लो, मार्च में रिजल्ट आ जाता है, पता नहीं इस बार कब आएगा, बट that will be directing your entire life towards that particular direction, and this particular step will be very very crucial. So जो भी स्टेप ले रहे हो थोड़ा सोच समझ के लेना, समझ रहे हो, बिकॉज आगे चल के फिर यू विल बी गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अगर अभी डिसीजन जो ले रहे हो वो सोच समझ के नहीं लोगे तो, ठीक है। I got only replied for 2-3 people, but ठीक है, जो भी कर रहे हैं, you can message me directly if you want to discuss about the options, because I know आपको मेडिकल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं पता होगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं पता होगा। I have 100 options, ठीक है, तो that's why if you want to know, message me, मैसेज करो व्हाट्सएप पे, not on Telegram. You have my number, ठीक है। नहीं है तो रुको मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। 7507016480, no calls, only messages. Calls after confirming in messages ki when should you call, okay? So we can discuss what all are your plans. I know people are a little skeptical to answer or reply here, maybe because your parents are around you. I can understand that particular thing. So if you guys want to talk on this particular topic, like what should you do after your 12th, because now is the time to discuss all those things, ठीक है। Medical definitely stays an option, but there are many more options available. Whether you should take a drop or not, talk to your seniors, है ना, they can also guide you because they have been through this particular stage. There are many options now, many options, ठीक है। एक ऑप्शन, if you want to get an army, basic options है, do start doing any of the basic courses, bachelor's degree, any of the, not I'm not saying कि specifically science की करो, commerce की करने लग जाओ, arts की करने लग जाओ, करने लग जाओ, but on that time start preparing for your competitive exam, है ना, like you can start preparing for your OTA, ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, OTA का जो एग्जाम होता है, CDS प्रिपेयर कर लो, CDS से OTA is open for women, that is a very good option. But if you start preparing from starting of a college, you have 3 years. कुछ लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर फिनिशिंग द 3 years of the degree, है ना, तो you have 3 years advantage, right? तो वो 3 साल का advantage will definitely give you some results. So ये सारे there are many options. जी कर दिया, yes I know sir, I am very much aware about the current situations, but that still stays the options जिसमें उनकी number will always be high then NDA, ठीक है। एंड NDA अभी तो स्टार्ट हुआ है, OTA काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है।
वहाँ नंबर काफी हाई है वुमेन का. MNS stays still the best option. MNS, military nursing service. I have many of my batchmates in MNS. Finally, they have, because I passed out in 2015. Okay, 6 years now. 6, right? So they just commissioned last year, because MNS is also 5 year. So last year they commissioned and got a rank of lieutenant. I have two and three of my friends doing that. Okay. Same your school KVBG में जो थे, KVBG के ही हैं वो भी तीनों. Some of them are very good in studies, like they were good, like amongst the toppers. Some were very average scoring, not too high, not even too low, but they were able to clear the exam. That's the most important part. And they have done their degree. One of my friend is still doing. See, she just got admission in first year now. Are you understanding? So see the time gap. We passed out 12th in 2015 and she joined this AFMC में जो MNS का कोर्स चलता है पुणे में ही है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो कॉलेज चलता है. शी इज इन नाउ फर्स्ट एंडिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर. So she has given so much time to clear that particular exam. Of course, she was doing some other courses in between, but her aim was doing MNS. So she'll be doing MNS now. 5 years those and 5 years more, 10 years. So the life become a bit challenging in that way. तो सब चीजें हैं. So you can message me, we can discuss. ठीक है? And you can choose a good path just where you have to work. Then you can work hard depending on the thing you decide ki yes chalo let's do this, let's focus on this thing. Okay, because any of the day the sad reality is for medical the number of seats is very less and the amount of efforts which I see from you guys abhi bhi is very less, is very low, is not even 1% which is required by the exam. Sorry if I demotivate you, but I need to show you a bit of reality also, being a teacher, right? Yes, very good. If you remember Akanja, she's saying कि last year भी यही कहा था आपने, अभी भी वही बोल रहा हूँ. The kind of efforts which you guys, because one of my batch, the first batch which I was teaching, I had taught, many of them got into the medical college. Some are there in dental, some are there in MBBS, some are there in Ayurveda, BAMS also, but many of them are doing. Why? अब उनका कैसे I can tell कि why they were able to do it. उन्होंने भी पढ़ा तो मुझसे ही है, मैं अभी भी वही नोट से पढ़ा रहा हूँ जो मैंने उन्हीं को नोट से, उसी नोट से उन्हें भी पढ़ाए थे. ठीक है. हाँ, जिनको ज्यादा नॉलेज चाहिए थी, मैक्सिमम ऑफ देम they were getting some extra knowledge after the class. They had some specific doubts. उनके जो doubts थे, I used to clear them. The doubt was so challenging for me also. वो doubts इतने challenging थे. I had to study for them. I had to study the entire topic and every details I had to study, and then I had to explain them after finishing a class of 6 hours. We had the first batch. We had continue classes for 6 hours. 6. Can you imagine? Half an hour we used to have a break, so 5.5 hour classes we used to have in our first batch. Like 3 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, पहला बैच. बट उनको देख के आई यूज्ड टू टेल कि हाँ यार these people, that was of course an offline class, तो वो सामने पर्सनैलिटी से भी पता चल जाता है कि they have the capability or not. यहाँ पे I haven't seen any of you, I guess. Same तुम लोगों ने भी नहीं देखा होगा. So the thing is, वो personality wise I cannot tell, but the kind of interaction which we are having now and the kind of efforts which you guys are taking, no doubts, nothing. I don't, जो एक चीज कही थी कि you have to read the NCERTs. If I tell you, because we are going in a sequence, right? तो NCERT पढ़नी है. I am damn sure किसी ने नहीं पढ़ी है. एक आधे ने पढ़ी होगी, पढ़ी है, बहुत बढ़िया बात है. No need to feel bad अगर आपने पढ़ी है. जिसने पढ़ी है, well and good.
इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू ओनली। मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, मैंने पढ़ लिया बहुत, ठीक है, समझ रहे हो। सो डिपेंड्स ऑन यू। सो इफ यू फील कि यू वांट टू डू, तो नाउ बेसिकली आर अ लिटिल लेट, बिकॉज आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन इन 11th itself ना, 11th की स्टार्टिंग से दे हैव स्टार्टेड, एंड दे विल इन सम ऑफ देयर आर ड्रॉबैक, क्या बोलते हैं, ड्रॉपर्स आल्सो। ड्रॉपर की तादाद भी इतनी लाखों में है। तो वो सब चीजें हैं, तो थोड़ा और डिटेल में इसको वो करो, पढ़ो कि क्या करना है, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज माय ड्यूटी एज अ टीचर टू टेल यू गाइस, शो यू अ लिटिल रियलिटी एज वेल, कि सिर्फ हवाओं में नहीं रहते, गेट सम रियलिटी एज वेल। डिफिकल्ट एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम को लेके मत बैठो कि हाँ ये हो जाएगा तो ये है, देयर शुड बी अदर ऑप्शंस, एंड अदर ऑप्शंस शुड बी दोज व्हिच कैन give you a particular job after you finish that particular degree. समझ रहे हो? If you are interested in going in research, I have something for you. I can guide you there. If you have a field, very good field is biotech, go in biotech, very good jobs. Go in clinical research, वहाँ जा सकते हो. You are preparing for NDA, so should you focus on biology? Not, I should say not really. तो तुम अगर NDA का दे रहे हो ना, तो you should know the basic biology, अथर. बेसिक बायोलॉजी की नीड है तुम्हें, तुम्हें डिटेल्स की नीड नहीं है। मतलब जो तुम ये पढ़ रहे हो ना अभी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तुम्हें वो एंड नीड के डेप्थ में नहीं जाना है, नो वन विल आस्क। और पूछेगा भी तो 2 क्वेश्चन ना, 2 क्वेश्चन यू कैन मैनेज टू लीव 2 क्वेश्चंस ना, बट यहाँ वहां पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स द मैथ्स वाला पार्ट एंड द जीके वाला पार्ट। मैथ्स एंड जीके पे फोकस रखो, रीड न्यूज़पेपर्स एवरीडे, रीड न्यूज़पेपर्स, रीड करंट अफेयर्स लिटिल, है ना, रीड जनरल नॉलेज। एक बुक खरीद लो जनरल नॉलेज की, 300-400 पेज होते हैं, 300 भी बहुत हो गए, दिन के 1 पेज पढ़ने हैं, पढ़ दो, 2 पढ़ लो यार, दिन के 3 पढ़ लो, उसमें से होगा ना। इफ यू गिव इट अ डायरेक्शन अभी से ना, तभी जाके वो होगा। ऑन द स्पॉट करना, ऑन द स्पॉट कॉलेज के एग्जाम्स में जल्दी ज्यादा चलता है कि कल एग्जाम है, आज बुक खोल के पढ़ लो, हो जाएगा, यू कैन इजीली पास द एग्जाम, बिकॉज नो वन is going to check your paper so sincerely as your board exam teachers are going to do. Yes, you cannot fully neglect biology, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस वो बहुत बेसिक हैं। व्हाट आर द हाउ कैन यू प्रिवेंट एसटीडीज, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अब एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू शुड नो व्हिच ऑप्शंस आर करेक्ट एंड व्हिच ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं वहां पे। वहां पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, क्यों होती है, सेकेंडरी ग्रोथ रूट में कैसी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में कैसी होती है, वो डिटेल्स नहीं आएंगे, वो जनरल बायोलॉजी आएगा आपको, समझ रहे हो, जनरल बायोलॉजी आएगा, डेप्थ नहीं जाना है वहां, वहां आपके लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। वहां बायोफोर्टिफिकेशन पूछेंगे आपसे, ठीक है, वहां आपको ऐसे डिटेल में नहीं जाना है, ये चीज आपको याद रखनी है, यही आपको डिफरेंशिएट करना है, बेसिक है यार। टेक अराउंड 10 पेपर्स, 10 पेपर उठाओ। आई कैन इवन आस्क यू आल्सो अथर, इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, हैव यू इवन checked the previous year questions? At least कम से कम before preparation you should see 10 question papers, 10 previous year questions paper। सिर्फ पढ़ो, just go through it, सिर्फ पढ़ो, अगर तुमने पढ़ा है तो वेरी गुड, you're in the right direction। वो 10 पेपर पढ़ो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो उस वे से आपको निकलना है, उस वे से आपको जाना है। बायोटेक का में एडमिशन लेना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट ना, उसके लिए भी एंट्रेंस देना है, नथिंग इज लाइक बिना एंट्रेंस के कुछ भी नहीं है इन टूडेज लाइफ, ठीक है। वो सब चीजें हैं। एनी वन ऑफ यू, इफ यू नीड सम काइंड ऑफ अ लाइक knowledge, or not knowledge but information regarding what should you do if medical is the field for you, just message, we can discuss, now we have some little time, we can discuss it, ठीक है, we can give you a proper direction कि हाँ यार चलो ये तुम्हें करना है, then I can tell you the different options कि how should you proceed, वो at least clear हो जाएगा, otherwise life is gonna be very difficult, ठीक है।
आफ्टर कॉलेज इट बिकम्स डिफिकल्ट, कॉलेज में तो घुस जाओगे, कुछ ना कुछ नॉर्मल छोटे मोटे कोर्स उठा लोगे, एंड आफ्टर कॉलेज इट बिकम्स डिफिकल्ट, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी विल स्टडी दिस, खत्म करते हैं इसको, नहीं तो इस फिर रह जाएगा। हाँ ये खत्म करते हैं, बाकी कुछ भी डाउट रहा तो यू कैन मैसेज। बायोफोर्टिफिकेशन देखेंगे। बायोफोर्टिफिकेशन कुछ नहीं होता, जो हम ये भी हाइब्रिडाइजेशन से ही होता है, ब्रीडिंग से ही होता है। हम बायोफोर्टिफाई करते हैं क्रॉप को, वाई कि हम उसमें जो उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट है, न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसका, उसको बढ़ाते हैं। उसमें हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डालते हैं कि यार पहले मान लो एक 1 ग्राम ऑफ पल्स, 1 ग्राम ऑफ एनी ऑफ द पल्स, ठीक है, कोई भी दाल, अगर आपको 0.2 ग्राम अगर आपको वो प्रोटीन दे रही थी पहले, आफ्टर बायोफोर्टिफिकेशन इट माइट 1 ग्राम ऑफ any of the pulse will give you around 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो आपने क्या किया, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा दिया, न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का कंटेंट आपको क्रॉप में बढ़ाना है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। लिखा हुआ है क्रॉसिंग योर नॉर्मल वेराइटी with such a variety in order to get a nutrient, in order to get nutrient, vitamin, mineral rich crop, ठीक है। उस पर्टिकुलर क्रॉप जो नई वेराइटी आप प्रोड्यूस करोगे उसमें न्यूट्रिएंट रिच हो, क्या हो, न्यूट्रिएंट रिच हो, विटामिन मिनरल्स उसमें ज्यादा हो। ये चीज है आपका प्रोसेस बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टू योर एग्जिस्टिंग वेराइटी इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ही करोगे, क्रॉसिंग ही करोगे, बट आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए, ऑयल कंटेंट बढ़ जाए। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स हो गए, सोयाबीन के सीड्स हो गए, एंड योर ग्राउंडनट के सीड्स हो गए, तो इनसे ऑयल निकलता है। आप क्या चाहोगे कि यार इनका जो ऑयल है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो इसमें, तो वो कैसे करोगे, बायोफोर्टिफिकेशन। विटामिन कंटेंट बढ़ाना है, कैसे करोगे, बायोफोर्टिफिकेशन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स बढ़ाने, कैसे करोगे, बायोफोर्टिफिकेशन। वीट की वैरायटी एक है एटलस 66, इसकी हाई प्रोटीन होता है, नॉर्मल वीट की क्रॉप से इसमें अराउंड डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। The variety's name is Atlas 66। बहुत सारे हैं ऑप्शंस, देख लेना, मुझे ये एक दिखी थी तो यहाँ पर लिख दी, ठीक है। ये है बायोफोर्टिफिकेशन। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बायोफोर्टिफाइड के। तो विटामिन ए एनरिच किया हुआ है किसमें, कैरेट के, स्पिनच में, पंपकिन में, इनमें करके देखा हुआ है। विटामिन सी का एनरिचमेंट किया हुआ है बिटर गार्ड, मस्टर्ड, टमेटो में। आयरन एंड कैल्शियम का एनरिचमेंट किया हुआ है किसमें, स्पिनच में, स्पिनच ऊपर है। प्रोटीन का एनरिच किया हुआ है हमने बीन्स में, गार्डन पीस एक्सेट्रा, इन सब में, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन बहुत इजी, बेसिक डेफिनेशन पूछते हैं, ये चार्ट भी याद रखना है कि कैसे कैसे किस किस मिनरल्स का या विटामिन का आप एनरिचमेंट कर सकते हो कौन कौन सी क्रॉप में, ठीक है। Why is this? Other thing is the single cell protein. Single cell protein is very simple and very easy concept. इसमें क्या होता है देखो, because the life current जो situation है, जो life है, it is not very smooth for everyone. It is a bit difficult for some people and it is a bit easy for some people, and majority of them it is a mixture of both. Sometimes it's easy, sometimes it's tough. So क्या एक requirement आ रही थी हमें as a growing population is that हमारी जो यंगर जनरेशन थी उनको न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल रहा था, उनको प्रोटीन उतना नहीं मिल रहा था जितना उनकी एक बेटर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब प्रोटीन का सोर्स देखो, इफ यू ईट एन एग उसमें से आपको थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, इफ यू ईट चिकन तो उसमें से थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, इफ यू ईट पल्सेस उसमें से आपको थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, बट यू आर एट अ पोजिशन वेयर यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स, you can buy an egg, you can buy a chicken, right? आप ये सब चीज खरीद सकते हो, but there are n number of people who are not in a position to buy all those things, correct? all those things, उनके लिए एक चीज आती है, नॉट इवन उनके लिए, एथलीट्स लेते हैं मोस्टली ये चीजें, नॉर्मल लोग भी नहीं लेते हैं, बट हाँ दिस इज नथिंग बट कि एक ही सोर्स में आप बहुत सारा प्रोटीन ले लोगे। ये क्या होता है, प्रोटीन रिच माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स समझते हो, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मोस्टली अलगी होती है, अलगी एक टाइप की अलगी होती है, स्पिरुलिना अगर आपने सुना हो तो, स्पिरुलिना की टैबलेट्स आती है, बहुत प्रोटीन कंटेंट होता है इनमें, बहुत प्रोटीन कंटेंट होता है। फिर आपका जो क्लोरेला है, जो ब्लू ग्रीन अलगी है एक आपकी, जिसको स्पेस अलगी बोलते हैं, इसका नाम ही वे प्रोटीन पाउडर, नो 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 नो, दैट इज सिंथेटिक, वो अलग चीज है, वे प्रोटीन।
नो नो नो, वे प्रोटीन इज नॉट योर माइक्रोब्स ना, वो प्रोटीन पाउडर है, ये माइक्रोब्स है, these are living things, you will be eating a living thing as an प्लांट, ठीक है, लिविंग थिंग एज इन प्लांट, प्लांट खाने वाले हो कोई आप। प्रोटीन रिच माइक्रोब्स हैं, तो एक है मिथाइलोपाइलस, मिथाइलोफाइलस, और एक है मिथाइलोट्रोपस, ये दो वैरायटी होती है, इनको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन क्यों? ये एक सिंगल सेल ही होते हैं, ऑर्गेनिज्म से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट इनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल स्पिरुलिना की टैबलेट्स, स्पिरुलिना की टैबलेट्स एथलीट लेते हैं बिफोर रनिंग, ताकि प्रोटीन कंटेंट एकदम प्रोटीन बॉडी में बढ़िया सा आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी, ये टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, थोड़े से अमाउंट में आप ज्यादा प्रोटीन ले सकते हो, दैट इज योर सिंगल सेल प्रोटीन। अब आ जाते हैं आपके इस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज योर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर अपने लोगों ने पहले भी पढ़ा है। टिश्यू कल्चर में आप कुछ नहीं करोगे भाई, टिश्यू कल्चर इज वेरी सिंपल। टिश्यू कल्चर, अब मैंने जो आपको बताया कि हम जो ये हाइब्रिडाइजेशन, हम जो ये ब्रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस ना, बहुत लंबा प्रोसेस है, एज आकांक्षा आल्सो टोल्ड कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, कि आप प्लांट में प्लास्टिक बांध बांध के उनका पॉलिनेशन रुकवाओगे, फिर आप स्पेसिफिकली आपको जो पोलन डालना है आप वो डालोगे, फिर वो प्लांट ग्रो करेगा 3-4 महीने, फिर उनके सीड निकालोगे, फिर वो सीड को टेस्ट करोगे, फिर ग्रो करोगे। इसमें तो आपका साल 1.5 साल ऐसे ही चलेगा, फिर भी आपको एक जनरेशन में वैरायटी नहीं मिलेगी, आपको 2-3 जनरेशन निकालना पड़ेगा। फाइनली आपकी वैरायटी आ गई, तब भी आपको टाइम लगेगा टू रिलीज द सीड्स। तो इसके लिए एक अच्छा एग्जाम ऑप्शन है ये, जैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक, इज योर टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसमें क्या करोगे आप, आपका जो ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसको आप बाइफरकेट करोगे, इसको आप ओवरकम करोगे, मतलब ये इसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट करके आप डायरेक्टली ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो वो आप कैसे करोगे? टिश्यू कल्चर टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट in a fast and efficient method is called as tissue culture. What happens is we take a small part of a particular plant, इसको बोलते हैं एक्स प्लांट। द एक्स प्लांट इज टेकन फ्रॉम अ सुपीरियर क्वालिटी। मान लो आपको एक वैरायटी ऑफ प्लांट दिख गया, यार ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है, मुझे इसके ही मल्टीपल कॉपीज चाहिए, मुझे इसको क्रॉप, इसको इसकी वैरायटी मुझे चेंज ही नहीं करनी, मुझे इसी की बहुत सारी वैरायटी चाहिए, इसी की फोटो कॉपीज चाहिए मुझे। तो आप क्या करोगे यार, उसका एक्सप्लांट ले लोगे, पार्ट ऑफ अ प्लांट, इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इट कैन बी अ रूट, इट कैन बी अ स्टेम, it can be a leaf, it can be any part of the plant which has a capacity जिसको आप बोलते हो टोटिपोटेंसी, which has a property जिसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी is nothing but property of a part of a plant which can be formed into a complete individual। मतलब अगर आपने थोड़ा लीफ का टुकड़ा भी काट के अगर आपने प्लांट अपने रूट सॉरी अपने सॉइल में डाल दिया, तो दैट पर्टिकुलर लीफ का पार्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट इनटू एन एंटायर प्लांट। मतलब उस लीफ से शूट भी आ जाना चाहिए और रूट्स भी आ जाने चाहिए, तभी तो वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा, ठीक है। तो इट कैन बी एनी पार्ट है, स्टेम भी हो सकता है वो भी। तो टोटिपोटेंसी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो उस पर्टिकुलर पार्ट को ग्रो करके एक एंटायर प्लांट क्रिएट कर सकता है, एक एंटायर प्लांट क्रिएट कर सकता है, दैट इज योर टोटिपोटेंसी। वो पार्ट जो होगा, जो भी पार्ट आप लेते हो उसको बोल देते हैं एक्स प्लांट, ठीक है। एक्स प्लांट मतलब प्लांट से निकाला हुआ एक्स प्लांट, ठीक है। कुछ नहीं करोगे आप, क्या करोगे देखो, एक्सप्लांट को लोगे, उसको ये पहले इनिशियली तो होगा ये अपना लैब कंडीशंस में, ठीक है। प्लांट को लोगे, उसको प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करोगे, आप आर्टिफिशियली उसमें एंजाइम्स डालोगे, आर्टिफिशियली मिनरल्स डालोगे, आर्टिफिशियली ही प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स डालोगे। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स याद है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स लास्ट ईयर वाले, ठीक है, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनेंस, आई होप याद होगा। आप वो आर्टिफिशियली डालोगे, जो प्लांट खुद से लेता था सॉइल से, आप वो ऊपर से डालोगे, आर्टिफिशियली डालोगे। फिर क्या करोगे? ग्रोज इनटू अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अगर अब अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर आपने स्टेम का कोई पार्ट लिया है, आपने कोई स्टेम का पार्ट लिया, अब वो स्टेम के पार्ट में जो सेल्स आएंगे, विल दे बी डिफरेंशिएटेड सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल? विल दे बी डिफरेंशिएटेड सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल? सबसे पहले तो आधे लोग तो ऐसे ही गायब हो गए यार, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड सेल में डिफरेंस क्या होता है? किसी को पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल?
ओके, मैं होप भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई रिप्लाई करेगा, तो वेट भी नहीं करते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। सिंपल थिंग इज डिफरेंशिएटेड सेल इज लाइक, देखो एक नॉर्मल सेल है, वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, एन नंबर ऑफ सेल्स बन गए, मतलब 40-50 सेल बन गए। अब 40-50 सेल और डिवाइड कर रहे हैं, बन गए 400-500 सेल। अब वो ये है अनडिफरेंशिएटेड सेल अभी के लिए, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। बट जब ये 40 से 50 सेल स्टार्ट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब अगर ये रूट के पास ग्रो कर रहे हैं, रूट क्या है, तो ये रूट का फंक्शन अगर ले लेंगे, रूट का फंक्शन अगर ले लेंगे, तो ये बिकम डिफरेंशिएटेड। अब ये डिफरेंशिएट हो गए कि अब ये स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, अब ये हमारे में से नहीं रहे, अब ये डिफरेंशिएट हो गए, अब ये यही काम करेंगे जिंदगी भर। सेम गोज विद स्टेम। स्टेम का कोई ऐसे सेल है, वो सेल क्या करेंगे, अपना जाइलम बन जाएंगे, या फ्लोएम बन जाएंगे, या कुछ भी बन जाएंगे, ठीक है, सीव ट्यूब बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। सो दे स्टार्ट परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो होता है डिफरेंशिएशन। अब आप अगर क्या करोगे, अगर आप नॉर्मल किसी स्टेम से एक आपने एक्सप्लांट उठाया स्टेम से, अब वो स्टेम जो है भाई, वो तो डिफरेंशिएटेड होगा ना, क्योंकि वो स्टेम, आप उसको स्टेम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो चुका है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो चुका है, तभी तो आप उसे स्टेम बोल रहे हो। तो आपने शायद जो भी पार्ट उसमें से निकाला, मे बी इट इज अ जाइलम, मे बी इट इज अ फ्लोएम, बट यस इट इज अ डिफरेंशिएटेड पार्ट ना, डिफरेंशिएट हो चुका है वो। तो आपको वो डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट होने की वो एक चीज होती है, देखो डिफरेंशिएट होने के बाद जो सेल्स होते हैं, दे आई मीन दे बेसिकली उतने जल्दी, वो उतने फास्ट डिवीजन नहीं करते हैं वो, ठीक है, मतलब डिवीजन डिफरेंशिएट होने के बाद उनका लाइफ साइकिल क्या होता है, दे जस्ट ग्रो एंड दे डाई, ठीक है, दे जस्ट ग्रो एंड दे डाई। तो आपको सबसे पहले तो अनडिफरेंशिएट करना पड़ेगा सेल को। तो इसको क्या करोगे, ग्रो इनटू अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कॉल्ड एज कैलस। तो अनडिफरेंशिएटेड मास में कन्वर्ट करोगे। ये कैसे होता है, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स वगैरह यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, प्लांट प्लांट आपने जो भी पार्ट लिया, मान लो आपने जाइलम ले लिया, अब जाइलम तो वो है, चलो ठीक है, जाइलम का पार्ट आपने ले लिया, बट आपको ग्रो क्या करना है, जाइलम ग्रो करना है नहीं, आपको पूरा प्लांट ग्रो करना है। तो आपको वो जो जाइलम के सेल हैं, उनको पहले नॉर्मल सेल बनाना पड़ेगा। तो वो नॉर्मल सेल के मास को क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अनडिफरेंशिएट करना है टू फॉर्म कैलस। अब कैलस इज नथिंग बट अ मास ऑफ सेल, अभी वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, एक मास ऑफ सेल है जिसको हर काम आता है, सब काम आता है। अब क्या होगा, पार्ट ऑफ कैलस, अब कैलस इज लाइक अ बॉल, तो उसके बहुत सारे टुकड़े कर लिए जाते हैं, फिर पार्ट ऑफ कैलस इज टेकन, हार्मोन्स वगैरह ऐड करके रूट एंड शूट डेवलपमेंट के लिए उसे ग्रो कर देते हैं, ठीक है। और फिर कुछ टाइम के लिए उन्हें लैब कंडीशंस में ग्रो होने देते हैं, उसके बाद उन्हें वहां से उठा देके बाहर जमीन में गाड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये सारे सारे जो प्लांट ना, सारे एक जैसे दिखेंगे, इनका जेनेटिक मेकअप वगैरह सब कुछ सेम होने वाला है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई आपने फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया, आपने कोई फर्टिलाइजेशन नहीं कराया, आपने एक फोटो कॉपी बनाई है, आपने पेरेंट्स के ही सेल उठा के उन्हीं को एक प्लांट में कन्वर्ट कर दिया है, समझ रहे हो। तो दिस इज नथिंग बट योर टिश्यू कल्चर। तो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, उसका आप सोमा क्लोन्स बोलोगे। क्लोन्स क्यों है, सारे एक जैसे दिखने वाले हैं, क्लोन्स इसलिए बोलोगे क्योंकि सारे एक जैसे दिखने वाले हैं, समझ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, दो डिफरेंट इंडिविजुअल तो मिले नहीं है, यहाँ पर तो एक ही प्लांट है, आपने उसका ही थोड़ा सा पार्ट निकाल के उसको ही ग्रो कर दिया लैब कंडीशंस में, फिर बाहर डाल दिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर को एक नाम दिया गया है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो इज इन, बिकॉज बहुत ही स्मॉल पार्ट से आप शुरू करते हो, एक छोटे से पार्ट से प्रोपोगेट कर देते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा उसे फैला देते हो, तो दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया है टोटिपोटेंसी क्या होता है। टोटिपोटेंसी इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ कंप्लीट प्लांट। ऐसा नहीं है किसी भी पार्ट को उठा लोगे, उसमें न्यूट्रिशन डाल लोगे तो वो पूरा प्लांट में बन जाएगा, नहीं, ये दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी। क्या पता उस पर्टिकुलर प्लांट का स्टेम ना हो टोटिपोटेंट, बट उसका रूट हो, तो आपको देखना है कि कौन सा पार्ट में ये कैपेसिटी है, कौन सा पार्ट टोटिपोटेंसी शो करता है, तो आपको वही पार्ट उठाना है, उसको काटना है और उसको लैब कंडीशंस में ग्रो करना है। तो दिस वाज नथिंग बट योर टिश्यू कल्चर। देन वी हैव वन मोर टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है, मेरिस्टेम कल्चर। अब ये एक सिंपल देखो, एक कोई एक प्लांट है, अगर कोई एक प्लांट है जिसपे वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, जिसपे वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है, उस पे क्या, उस पर्टिकुलर प्लांट पे वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। अब कौन सा एक ऐसा एरिया होना चाहिए जिसपे वो डिजीज नहीं लगेगा,
Can I tell that area should be मेरिस्टम? Why मेरिस्टम? Because मेरिस्टम is a part जहाँ पे कंटिन्यूसली सेल डिवाइड हो रहे हैं, कंटिन्यूसली नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो नए सेल्स जैसे ही फॉर्म होंगे तुरंत तो उनमें वायरल अटैक नहीं हो जाएगा ना. वायरल अटैक तो उनमें होगा जो पर्टिकुलर सेल्स पहले से पड़े हैं. समझ रहे हो? जो पर्टिकुलर सेल्स पहले से सेल में पड़े हैं, जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं. मेरिस्टम तो वो वाला पार्ट है जहां पर कंटिन्यूसली सेल डिवीजन हो रहा है. तो कंटिन्यूसली जहां पर सेल डिवीजन हो रहा है वहां पर वायरल वायरल इन्फेक्ट नहीं हो सकता. क्यों? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यार वहां पे कंटिन्यूसली सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं. सेल अभी तो डिवाइड होके एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो, जैसे ही वो दो पार्ट में डिवाइड होगा जल्दी से, इतने जल्दी थोड़ी वायरस उस पर अटैक कर पाएगा. तो इसको बोलते हैं मेरिस्टम कल्चर. इसमें क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स कैन नॉट अफेक्ट द मेरिस्टेमेटिक पार्ट. मेरिस्टेमेटिक पार्ट को इफेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे कंटिन्यूसली सेल डिवीजन हो रहा है ना. वायरस को एक्ट तो करना पड़ेगा सेल के ऊपर, तब तो जाके वो अपना डीएनए, वायरल डीएनए उस पर्टिकुलर सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर पाएगा. बट नहीं, मेरिस्टेमेटिक सेल टाइम ही नहीं देते, वो कंटिन्यूसली डिवाइड ही होते रहते हैं, उनको टाइम ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं. समझ रहे हो? तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट cannot affect the meristematic part of the plant. This meristem is used to grow virus free plant. आप क्या करोगे? हाँ जी, अब आप बोलोगे कि जरूरत क्या है ये करने की? नहीं, बट अगर ये पर्टिकुलर प्लांट में कोई वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, मान लो पूरी पूरी क्रॉप को अपने वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, बट आप देखोगे यार नहीं यार ये पर्टिकुलर वेराइटी तो बहुत अच्छी थी, है ना, आप देख रहे हो कि ये अच्छा ग्रो कर गई, अच्छा प्लांट हो गया, बट यार अनफॉर्चुनेटली उस पर वायरस ने अटैक कर दिया है. तो आप क्या करोगे, यार ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप क्या उठाओगे, मेरिस्टेमेटिक पार्ट उठा लोगे वहां से. मेरिस्टेमेटिक पार्ट उठा के उसको फिर से अलग से ग्रो कर दोगे टिश्यू कल्चर की टेक्निक से. टिश्यू कल्चर की टेक्निक से. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर थिंग को बोलते हैं मेरिस्टम कल्चर. कि मेरिस्टम को लेके उसका कल्चर करना है, इस मेरिस्टम कल्चर. ठीक है. देन वी हैव सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग, बहुत ही सिंपल है. टोमेटो का सेल लेना है, पोटैटो का सेल लेना है, इसमें क्या करना है, इनकी सेल वॉल उड़ा देनी है, दोनों की सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों उड़ा देना. अब क्या बचा यार, प्रोटोप्लाज्म बच गया, है ना. सेल वॉल हटा दी, सेल वॉल हटा दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दिया, बचा क्या, जो साइटोप्लाज्म होता है वही बचा. साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस इज नथिंग बट प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म क्या करोगे, प्रोटोप्लाज्म कंबाइन कर दोगे, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कर दोगे. बट आप देखोगे यार प्रोटोप्लाज्म तो 2n होगा, क्योंकि ये एक सेल है, ये आपका नॉर्मल टोमेटो का सेल मान लो, आपने बस क्या किया, इसकी सेल वॉल उड़ा दी और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उड़ा दी, बट इसका जेनेटिक मेकअप तो सेम ही है ना, ये थोड़ी डिवाइड कर रहा है, नहीं नहीं कर रहा है. सेम गोज विद यहाँ पर पोटैटो. पोटैटो में आपने क्या किया, सिर्फ सेल वॉल उड़ाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उड़ाया है, बचा क्या, जो प्रोटोप्लाज्म बचा है पोटैटो का. अब आप क्या करोगे, प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करवा दोगे. देयर आर टेक्निक्स जिससे ये पॉसिबल है. आप ये दोनों प्रोटोप्लाज्म का लैब कंडीशंस में इनको फ्यूजन करा दोगे. तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, तो यहाँ पे एक पॉलीप्लॉइडी आ जाएगा, दैट इज योर 4n. बिकॉज यहाँ पर देखो कोई भी माइटोसिस मियोसिस नहीं हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, ये 2n n में कन्वर्ट नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज दिस इज अ लिटिल डिफरेंट. ये नॉर्मल टेक्निक से नहीं हो रहा है, हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, हम सेल वॉल और प्लाज्मा हटा देते हैं. ये हटाने का कारण क्या है, अगर ये नहीं हटाओगे तो दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सेल वॉल प्लाज्मा में बहुत स्ट्रांग होती है, इतना इजीली उसको ब्रेक नहीं कर सकते आप. ये दोनों आप उसे हटा दोगे, है दोनों हटाने के बाद प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं. तो जो नया, जो फ्यूजन के बाद जो चीज बनेगी, दैट विल बी 4n डेफिनेटली ना, बिकॉज 2n टोमेटो होंगे, 2n इसके पोटैटो के होंगे. एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में पॉलीप्लॉइडी चलती है, ह्यूमंस में नहीं चलती. ह्यूमंस में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है. एनिमल्स के केस में पॉलीप्लॉइडी मतलब कुछ अच्छा ही प्रोड्यूस होता है, साइज बड़ा हो जाता है उस पर्टिकुलर फ्रूट का या फिर उस पर्टिकुलर प्लांट का, या एनी ऑफ द सच थिंग्स. तो प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी चलता है. व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीप्लॉइडी? कोई यूज नहीं है बनाने के लिए, बस बना के देखा उन्होंने, बस बना के देखा, ऐसे ही उनके अंदर कुछ कुछ करने की वो थी, जील था तो उन्होंने कर दिया. कोई काम नहीं है पोटैटो को, मिलते भी नहीं, मिलते तो कहीं कोई बनाता ही नहीं है, कोई काम थोड़ी इनका. ना ही पोटैटो ना टोमेटो, ऐसी बहुत सारी वैरायटी है, देखना आपके बुक में लिखा हुआ. ठीक है, तो ये होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, आप बस इसकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकालते हो, नेकेड प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करवा देते हो. इसके एक एग्जांपल है टोमेटो और पोटैटो का क्रॉस करके नया वेजिटेबल टाइप बनाया था पोमेटो, जो ऐसे मार्केट ऐसे कमर्शियली अवेलेबल नहीं होता, मतलब इसका कोई ढंग का ना कोई टेस्ट होगा, ना कोई टेक्सचर होगा, ना कोई यूज होगा, इसीलिए ये मिल नहीं रहा है. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर एंटायर चैप्टर ऑफ क्या नाम है इसका, स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट. यही सारी टेक्निक्स हैं जो आपको पढ़नी थी, जो आपने पढ़ ली है. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल वर्ड जो मिसिंग है एनसीईआरटी से. आई होप सो. इफ देयर आर सम
thing which is missing, then you can let me know in the messages. Okay, so we'll be starting with the third chapter of this particular unit in the next class. So I hope that's it for today. What's the time? It's already 7:52. No problem. So I'll take your leave. Thank you so much for joining. Have a nice day. Goodbye. Welcome. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for joining. Goodbye.